वेलकम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का पुरोहित एकेडमी में। मैं आप लोगों का आज जो डिस्कशन करने वाला हूं वो लेक्चर नंबर 2 हम आप चर्चा कर रहे हैं। लेक्चर का टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ से पहले पिछले वीडियो में आप और हम क्या पढ़ चुके थे? तो आपने और हमने लेक्चर 1 मेजरमेंट का वीडियो देखा था। उस वीडियो में आपने और हमने सीखा था कि मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट की नीड क्या होती है, मेजरमेंट क्यों किया जाता है, यूनिट क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट किसे कहते हैं, डेराइव्ड यूनिट किसे कहते हैं, ये बात हम सीख चुके थे। देन आफ्टर अब क्वेश्चन आता है कि ठीक है हमने सीख लिया मेजरमेंट क्या होता है, लेकिन अब मेजरमेंट किन का मेजरमेंट करना है? तो हमें लेंथ का मेजरमेंट करना है, टाइम का मेजरमेंट करना है, मास का मेजरमेंट करना है। देखिए मेजरली 3 ही मेजरमेंट आपके सिलेबस में है। मतलब हमें डिस्टेंस का मेजरमेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे, टाइम का मेजरमेंट करना हो तो कैसे करेंगे। तो इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं यही बात करूंगा पूरे वीडियो के अंदर कि भाई टाइम मेजर करने का तरीका क्या होता है, छोटी से छोटी डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, बड़ी डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, स्टार जो होते हैं, सन जो होता है, दूसरे स्टार का डिस्टेंस कैसे मेजर किया जाता है। क्वेश्चन आता होगा आपके मन में भी। डायमीटर, अर्थ का डायमीटर कैसे मेजर किया जाता है कि अर्थ जैसे कहा जाता है ना कि अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर अर्थ का रेडियस है। तो क्वेश्चन आता है ये रेडियस निकला कैसे, आखिर कैसे पता चला कि रेडियस ऐसा होता है। तो वो भी हम यहां पे सीखने वाले हैं। फिर उसके बाद आप और हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे पैरेलैक्स कहते हैं, पैरेलैक्स को सीखने के साथ साथ मैं ये कुछ न्यूमेरिकल ऐसे शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में। देखिए ये न्यूमेरिकल है, सॉलिड एंगल से रिलेटेड न्यूमेरिकल है जो बहुत काम आता है आगे 12th में भी। फिर मैं ये एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन फैक्टर, इसके बारे में चर्चा करूंगा बोर्ड पर, इसका किस तरह से इस वैल्यूज निकाली जाती है और वैल्यूज कैसे आती है। फिर आफ्टर आप और हम चर्चा करेंगे ये न्यूमेरिकल के बारे में। इस न्यूमेरिकल की मदद से बहुत सारे प्रॉब्लम एनसीईआरटी के, बहुत सारे प्रॉब्लम अलग अलग टेक्स्ट बुक के सॉल्व होते हैं और एक काफी यूजफुल एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के बाद में जो एक और एग्जाम्पल है जो सेम टॉपिक पर बेस्ड है, पैरेलैक्स मेथड पर। फिर मेजरमेंट ऑफ मास, ये मास क्या होता है, मास को मेजर कैसे करेंगे, और टाइम कैसे मेजर किया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम जो कि आप यू कैन चेक प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम, ये एक एडिशनल टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन कई बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। टॉपिक में बात ऐसी है कि सबसे पहले डिस्टेंस कैसे मेजर की जाए, लेंथ कैसे मेजर की जाए। तो पहले शुरुआती समय में ऐसा था कि 1960 तक था कि 1 मीटर की डेफिनेशन जो डिफाइन की गई थी वो ऑरेंज रेड लाइट जब एटम इमिट करता है क्रिप्टॉन का, उसके बेस पर डिफाइन की गई थी। एक्चुअली में ये डेफिनेशन कुछ समय तक एक्सेप्टेबल रही, पर 1983 के अंदर इससे भी प्रिसाइज डेफिनेशन बताई गई और वो डेफिनेशन ऐसी थी। देखिए 1983 तक ये मेजर किया जा चुका था कि स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है। 1983 तक ये मेजर किया जा चुका था कि स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, और स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो ये होता है 299, 792, 458 मीटर पर सेकंड। मतलब एक सेकंड के अंदर इतना मीटर डिस्टेंस कवर करता है वो, एक सेकंड के अंदर। अब सवाल ये है कि 299, 792, 458 सर ये मेजर कैसे किया गया होगा। तो बच्चों उस समय तक मेजरमेंट टूल मौजूद थे, न्यूटन्स की मेथड थी, फोको की मेथड थी, जिसके बेस पे स्पीड ऑफ लाइट डिटरमाइन किया गया। पर आपके लिए एक और बात, स्पीड ऑफ लाइट डिटरमाइन हो गया, स्पीड होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, है ना। तो उसकी मदद से आप और हम ये कह सकते हैं कि भाई 1 मीटर वो डिस्टेंस होता है जो लाइट 1/299, 792, 458 सेकंड के अंदर कवर करता है। तो इतने टाइम के अंदर अगर कोई डिस्टेंस कवर होता है तो उसे 1 मीटर डिस्टेंस कहा जाता है। देखिए ये टेबल थ्योरेटिकल टेबल है, इस पे कई क्वेश्चन पूछे जाते नहीं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप इसे जरूर देखें। प्रोटॉन की रेडियस फर्मी के ऑर्डर में होती है, हाइड्रोजन एटम की रेडियस -11 मीटर, ये -8 मीटर, थिकनेस ऑफ पेपर -4 मीटर, माउंट एवरेस्ट की हाइट किलोमीटर के ऑर्डर में होती है, 9 किलोमीटर के आसपास। रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है वो होता है 6400 किलोमीटर। एक्चुअली में से चेंज करेंगे आप तो ये आता है 6 × 10⁻6 मीटर आ जाता है आपके पास में। प्लूटो की डिस्टेंस अर्थ से इस ऑर्डर में आती है, और डिस्टेंस ऑफ गैलेक्सी फ्रॉम द अर्थ 10⁻22 मीटर आती है।
बच्चों मैं ये क्या बता रहा हूं आपको, टेबल पढ़ के बताने का मकसद क्या, मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि देखो डिस्टेंस बड़ी भी हो सकती है, डिस्टेंस बहुत छोटी भी हो सकती है, और डिस्टेंस मॉडरेट भी हो सकती है। जो लेंथ मेजर करना है हमें क्या हो सकता है, बहुत दूर, बहुत छोटा, और बहुत छोटा ना होके मॉडरेट साइज हो सकता है। तो कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। पानी गिरा ऊपर से तो आप क्या निकालोगे, छाता निकालोगे। रोड पे आप दौड़ रहे हो और दौड़ते समय आपको कांटे महसूस हो रहे हैं तो आप चप्पल पहनोगे। वैसे अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करना है तो हम कोई अलग मेथड यूज करेंगे, शॉर्ट डिस्टेंस मेजर करना है तो कोई अलग मेथड यूज करेंगे। तो मेथड डिपेंड करता है कि हमें क्या मेजर करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं अभी उससे पहले आपको थोड़ा बता देता हूं कि लेंथ को अगर फर्मी में मेजर किया जाता है तो इसे 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर कहते हैं। एक्सरेज यूनिट को कहा जाता है 10⁻⁻13 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम सबसे ज्यादा यूज होने वाला फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। -8 सेंटीमीटर कहा जाता है, -7 मिलीमीटर कहा जाता है, 0.1 माइक्रोमीटर कहा जाता है। माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻6 होता है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.494 होता है बेटा, 1.494 10⁻11, दैट इज 1.5 नियरली इक्वल टू 10⁻11 मीटर होता है। अब आप सोच रहे होंगे अभी देखते देखते सर इतनी सारी बातें हमको याद करनी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करनी याद। आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते समय, आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते समय अगर 4 ऑप्शन में कोई वैल्यूज दिख रही है तो आपको 4 ऑप्शन रीड करने, याद आए तो टिक करना, नहीं याद आए तो कॉप किताब खोल के देखना है, पढ़ना है, उसमें से सिलेक्ट करके टिक करते जाना है। क्योंकि जब हम ये सोचते हैं कि हमें याद करना है तो हमें काफी प्रेशर फील होता है, पर हम प्रैक्टिस करते जाते हैं और देखते जाते हैं, करते जाते हैं, देखते जाते हैं, तो हमें याद नहीं करना पड़ता बच्चों, याद अपने आप हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा। 1 लाइट ईयर क्या होता है? तो 1 लाइट ईयर होता है 9.46 10⁻15 मीटर। 1 पार्सेक क्या होता है? 3.26 लाइट ईयर होता है। अब बेसिकली ये तो कन्वर्जन फैक्टर आ गया आपके पास में। अब मैं पार्सेक की डेफिनेशन क्या होती है ये समझाऊंगा, लाइट ईयर किसे कहते हैं ये भी समझाऊंगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है ये भी हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद है। ये दिस इज ऑल्सो इन पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, जिसको हम समझेंगे आगे चल के। तो पहले चलिए समझते हैं हम इस बारे में। लार्ज डिस्टेंस मेजर करना हो तो कैसे मेजर किया जाता है? तो लार्ज डिस्टेंस मेजर करने का तरीका, जैसे कि आप चाहते हैं कि डायमीटर सन का निकल जाए, डायमीटर अर्थ का निकल जाए, तो आप ऐसे केसेस में लार्ज डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट यूज किया जाता है जिसे कहा जाता है पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड क्या होता है उसे समझने से पहले मेरे एग्जांपल समझिएगा। आप क्या कीजिए, अपने हाथ को या पेन को लीजिए, पेन को निकाल के सामने रख लीजिए, अपनी एक आंख बंद कीजिए, पेन को देखिए, फिर एक बार बंद कीजिए, पेन को देखिए। जब आप अपनी एक आंख बंद करेंगे और पेन को देखेंगे तो पेन जिस पोजीशन पे नजर आ रहा है, लेफ्ट आई को क्लोज किया, पेन नजर आया, फिर आपने राइट आई को क्लोज किया, फिर पेन नजर आया, पता क्या होता है? पोजीशन में चेंज फील होता है, पोजीशन में चेंज फील होता है। तो क्या है, होल्ड योर हैंड इन फ्रंट ऑफ यू एंड लुक एट विथ योर लेफ्ट आई क्लोज्ड एंड देन योर राइट आई क्लोज्ड, यू विल फाइंड दैट योर हैंड्स अपीयर्स टू मूव अगेंस्ट द बैकग्राउंड। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड पैरेलैक्स। इसी इफेक्ट को पैरेलैक्स कहा जाता है। सो पैरेलैक्स को कैसे डिफाइन किया जाता है? हमने अभी आपसे क्या कहा, भैया मैं तो लेके खड़ा था, मैं तो लेके आपके सामने खड़ा था, मैं तो लेके आपके सामने खड़ा था अपने हाथ को। अब मैंने अपनी आंखों को बंद किया तो पोजीशन में शिफ्टिंग फील हुई। पोजीशन में क्या फील हुई? शिफ्टिंग फील हुई। तो पैरेलैक्स डिफाइंड ऐसा होता है, apparent change in the position of an object, apparent change in the position of my hand, pen, due to the change in position of observer. ऑब्जर्वर की पोजीशन चेंज हो गई, इस कारण से जो apparent change नजर आया उसे पैरेलैक्स डिफाइन किया जाता है। जैसे देखिए मैं बोलता हूं ऐसा, मान लीजिए पॉइंट पी को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप इस जगह से देखते हैं तो आपको पॉइंट पी लेफ्ट आई से यहां पर नजर आ रहा है, मान लीजिए E2। देखो यहां पर बाय मेजरिंग पैरेलैक्सिक एंगल वी नोइंग द डिस्टेंस बिटवीन द आईज। देखो मेरी आंख यहां पर E1 पहले लेफ्ट आई, ये राइट आई, तो मुझे ये पॉइंट आपके पास में यहां पर अवेलेबल था, ठीक है। उससे इसका स्ट्रेट डिस्टेंस मान लेता हूं मैं, मेरी आंखें हैं E1 और E2, मैंने ज्वाइन कर दी इनको। सो E1 और E2 को ज्वाइन कर दिया, ये रहा यहां से तक का डिस्टेंस, ये रहा पॉइंट आपके पास में। तो यहां इससे इसका डिस्टेंस, इससे इसका डिस्टेंस और ये सेंटर पोजीशन का डिस्टेंस। तो ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को क्या कहा जाता है? दिस एंगल इज कॉल्ड पैरेलैक्टिक एंगल। क्या कहलाता है इसे? पैरेलैक्टिक एंगल कहा जाता है। इसे पैरेलैक्स एंगल भी कहा जा सकता है, पैरेलैक्स एंगल भी कहा जा सकता है। अच्छा, एंगल इक्वल टू क्या होता है? एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो रेडियस ये आ जाएगी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस बोल लीजिए। एक्चुअली में थोड़ी बड़ी होती है,
इसलिए हम ओपी डिस्टेंस को ले रहे हैं यहां पर आपके सामने, वी आर टेकिंग द ओपी डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो थीटा कितना आ जाता है आपके पास में? थीटा को लिखा जा सकता है आपके सामने, ये देखिए, हाँ, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से आप लिख सकते हैं E1 अपॉन E2 डिवाइड बाय थीटा दैट इज इक्वल टू ओपी, या आप लिख के भी लिख सकते हैं एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से। अब देखिए हमने क्या किया, मान लीजिए मैं अर्थ का डायमीटर मेजर करना चाहता हूं। अब कंसिडर, देखिए यहां पर क्या बोला हुआ, हमने अर्थ पर 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लिए, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट आपके पास में बी है। नाउ ऑब्जर्वर है ना, तो हमने ए और बी पर 2 ऑब्जर्वर मान लिए, ए और बी पर 2 ऑब्जर्वर मान लिए, ये एक ऑब्जर्वर है और एक ये ऑब्जर्वर है। अब ये ऑब्जर्वर किसी पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा है, तो यहां से इसका डिस्टेंस कैपिटल डी मान लेते हैं, यहां से इसका डिस्टेंस कैपिटल डी, ये बनने वाला एंगल हो गया पैरेललिटिक एंगल, ठीक है। तो एंगल इक्वल टू क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस। सो एंगल के सामने वाला हो गया आर्क लेंथ, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया, आर्क लेंथ, आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क हो गया बी, रेडियस हो गया कैपिटल डी। देखो, so a planet is a far away, the distance of planet from the earth is very large in comparison to b। तो आप देख सकते हैं कि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से हम देख सकते हैं वो रेशियो निकल जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि यहां पर आप देखिए ध्यान से, d को कंपेयर करो और स्मॉल b को कंपेयर करो, तो d बहुत बड़ा है, d बहुत बड़ा है b के रेस्पेक्ट में, d बहुत बड़ा है b के रेस्पेक्ट में, और d बहुत बड़ा है इसलिए हम कह सकते हैं b बाई डी का रेशियो बहुत छोटा होगा 1 के रेस्पेक्ट में, इसलिए थीटा स्मॉल हो जाता है। थीटा स्मॉल क्यों हो जाता है, क्योंकि थीटा है आपके पास में स्मॉल b अपॉन कैपिटल B, थीटा आपके पास में क्या है, स्मॉल b अपॉन कैपिटल B। देखो एंगल थीटा इक्वल टू स्मॉल b अपॉन कैपिटल D। अब जब ये रेशियो स्मॉल b अपॉन कैपिटल D बहुत छोटा आ रहा है, देखो स्मॉल b अपॉन कैपिटल D बहुत छोटा आ रहा है, मतलब थीटा बहुत छोटा आ रहा है, थीटा क्या आ रहा है, बहुत छोटा आ रहा है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि a इज फार्दर देन द b विच विल हैव द लार्ज पैरेलैक्स एंगल। अब इसका जवाब आप ओरली दे सकते हो, कैसे दे सकते हो, सपोज ये आपके पास में ये देखिए, ये रहा आपके पास में, अब यहां से बनने वाला एंगल देखो, ये एंगल, यहां से जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, और ये जो एंगल बन रहा है, अच्छा पुराना वाला एंगल बड़ा है या नया वाला एंगल बड़ा है, तो आप खुद देखो, ये पहले वाला केस वाला जो एंगल है ये बड़ा है, और यहां से जो मैं एंगल ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखो यहां पर ये एंगल छोटा दिख रहा है आपको। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे पैरेलैक्टिक एंगल कम होता जाता है। सो ए इज फार्दर देन द बी विच हैव द लार्ज पैरेलैक्स एंगल, जो पास होगा उसका एंगल बड़ा होगा, जो दूर होगा उसका एंगल कम छोटा होगा। अब देखो हम ये टॉपिक में आपको बोर्ड पे चल के समझाने वाला हूं, है ना, टॉपिक इंपॉर्टेंट है भाई। हमें स्टार्स का डिस्टेंस मेजर करना हो तो हम कैसे मेजर करेंगे। अभी हमको पता है कि जो अर्थ है ना, वो बहुत पास में, अर्थ मतलब सन बहुत पास में अर्थ के कंपैरिजन में देखा जाए तो। मेरे कहने का मतलब क्या है मैं समझाता हूं। क्लोजेस्ट स्टार ऑफ अर्थ जो है वो सन। देखो सन इज द स्टार विच इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ। नेक्स्ट क्लोजेस्ट स्टार इज 4.29 लाइट ईयर। The parallax method from the two distant point on the earth star will be too small as to be measured for this purpose. So parallax between the two farthest point is taken along the orbit around the earth of the sun. देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको अभी स्क्रीन पे कुछ बातें समझाई। अब कुछ बातें स्क्रीन पे बहुत बेहतर तरीके से ना भी समझ में आए तो मैं आपके सामने बोर्ड पे वो प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा था कि भाई मान लीजिए मेरी आंखें इवन है, कोई पोजिशन पार्टिकल को यहां पर था, यहां से मैं यहां पे देख पा रहा हूं, यहां से मैं यहां पे देख पा रहा हूं, यहां पे सेंटर पे एंगल बन रहा है, ये कहलाता है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल थीटा, आर्क लेंथ कितना है E1 E2, रेडियस वैसे तो E1 P, PE2 और OP। अब आंखें पास में होती है तो इसलिए कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए आप चाहें तो E1 P लिखें, चाहे तो आप E1 P लिखें, या आप E2 P लिखें, या आप OP लिखें। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, मान लीजिए मैंने OP लिख दिया, तो आप OP निकालना चाहें तो OP भी निकाल सकते हैं, दैट इज E1 E2 डिवाइड बाय थीटा, ऐसा निकाला जा सकता है। अब अगर पर हमने मान लो सपोज ये तो बहुत पास ऑब्जेक्ट था, मेरी आंखों के सामने कोई ऑब्जेक्ट था ऐसा, इतनी दूर पे था।
अब लेकिन अगर कोई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट हो जो बहुत डिस्टेंस पर हो, लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, तब क्या होगा? तब उस केस में पैरेलैक्स मेथड को यूज करना उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रह पाता है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एंगल इक्वल टू आर्क, देखो एंगल इक्वल टू आर्क, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एंगल बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा बनता है। तो उस केसेस में क्या किया जाता है? उस केसेस में जैसे सपोज आपके पास में हम बात कर रहे हैं अर्थ है, अर्थ का डायमीटर है, और आप किसी दूर वाले डिस्टेंस पे पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, डायमीटर अर्थ का स्मॉल भी ले रखा है आपने यहां से इसे ज्वाइन किया, यहां से इसे ज्वाइन किया, एंगल बना थीटा। सो एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ मतलब ए बी अपॉन रेडियस कितना है, तो यहां से यहां तक का मैं डी मान लेता हूं, स्मॉल बी अपॉन डी कह लेते हैं। अब ये जो पॉइंट है, अर्थ के दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पर आप गए, अर्थ के दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पर आप गए और आपने किसी एस पॉइंट का ऑब्जर्वेशन किया। अर्थ के टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पर आप गए और आपने अर्थ पर किसी एस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वेशन किया। नाउ ऑब्जर्वेशन करने के बाद थीटा ए बी अपॉन कैपिटल डी, स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी, हम ये बात जानते हैं डी बहुत ज्यादा बड़ा है कंपैरेटिवली बी के रिस्पेक्ट में, डी बहुत ज्यादा बड़ा है कंपैरेटिवली बी के रिस्पेक्ट में। जैसे कि कोई स्टार हो सकता है, कोई सन हो सकता है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई बी बहुत छोटा है डी के कंपैरिजन में। तो हम ये भी कह सकते हैं कि बी बाय डी बहुत ज्यादा छोटा होगा 1 के कंपैरिजन में। तो हम ये कह सकते हैं थीटा विल बी वेरी वेरी लेस देन इन कंपैरिजन टू 1, मतलब बहुत छोटा हो जाएगा थीटा, है ना। तो एंगल विल बी वेरी स्मॉल। पर आप देखो क्या होता है, एक और बात आप इसे कॉपी कर ले बच्चों, है ना, पूरे के पूरे बोर्ड को लगे तो यहां तक आप कॉपी कर ले, ठीक है। अब देखो कुछ बातें और, भाई सन और अर्थ इनके बीच का डिस्टेंस हो गया, कोई और लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस कवर करना, यह डिस्टेंस बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है। तो लार्ज डिस्टेंस के लिए एक अलग यूनिट डिफाइन किया गया है जिसे लाइट ईयर कहा जाता है। जिसे कौन सा ईयर कहा जाता है? लाइट ईयर कहा जाता है। तो लाइट ईयर होता क्या है? तो टर्म है लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब हुआ डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन हाउ मेनी ईयर? 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। एक साल में जितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो देखो लाइट का स्पीड कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड माना जाता है। 1 सेकंड में लाइट कितना डिस्टेंस कवर करता है? 3 × 10⁸ मीटर। अच्छा आप बताइए 1 ईयर कितना होता है? 365 डेज। 1 डे कितना होता है? 24 आवर्स। 24 आवर्स कितना होता है? 1 आवर कितना होता है? 60 मिनट। 60 मिनट कितना होता है? 365 24 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड, ठीक है। सो ये तो हो गया 1 ईयर में कितने सेकंड हो गए। और आप चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे, 1 डे को डायरेक्ट याद कर लो, 86400 सेकंड। 86400 सेकंड। तो आप चाहते तो यहीं पे डायरेक्ट लिख सकते थे 86400 सेकंड। मतलब कितना? 364 मल्टीप्लाई बाय 86400 सेकंड। अब देखो 364 मल्टीप्लाई बाय 360 डेज थे ना, 365 मल्टीप्लाई बाय 1 डे दैट इज 86400 सेकंड। अच्छा 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड मीटर है। तो 365 इंटू 365 इंटू 86400 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर होगा? 3 × 10⁸ मीटर इंटू कितना? 365 इंटू कितना? 86400 मीटर। तो बच्चों ये जो पूरा डिस्टेंस कवर करने पर आपको जो डिस्टेंस मिलता है दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। ये डिस्टेंस कहलाएगा 1 लाइट ईयर। 3 × 365 इंटू 864 इंटू 10⁻10 मीटर। जब आप सॉल्व करेंगे तो एक अच्छा खासा फिगर आएगा, बड़ा सा। उस फिगर को कहा जाएगा 1 लाइट ईयर। क्या कहा जाएगा? 1 लाइट ईयर। अच्छा 1 लाइट ईयर के अलावा भी कई बार ऐसा होता है, समटाइम इट हैपन कि 1 लाइट ईयर डिस्टेंस भी हमारे लिए छोटी होती है। मतलब 1 लाइट ईयर भी हमें छोटी महसूस होती है, कई बार ऐसा होता है ना, कई सिचुएशन ऐसी होती है। तो क्या करते हैं हम लोग, मान लो सन है और मान लो अर्थ है। तो अर्थ क्या कर रही है? सन के आसपास ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है। तो मीन रेडियस निकाल ली जाए यहां से यहां तक की, तो इसे AU कहा जाता है। AU मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मतलब जब सन के सेंटर और अर्थ के
सेंटर से मीन रेडियस निकाल ली जाए तो इसे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के साथ साथ अगर मान लो कोई पॉइंट ऐसा है जो 1 सेकंड एंगल बना दे, 1 सेकंड एंगल बना दे, मतलब क्या? जब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, कितनी यूनिट? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने सेकंड एंगल बना दे? 1 सेकंड एंगल बना दे, तो ये जो आर आता है इसे पार्सेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1 पार्सेक कहा जाता है। सो एंगल दैट इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे हाइपोटेनस बड़ा होता है, ये थोड़ी रेडियस होगी सर। हम नियरली इक्वल मान रहे हैं, उस केस में तब हम इससे आर को निकाल सकते हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 डबल सेकंड। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को आप जब लिखते हैं तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को लिखा जा सकता है, कितना लिखा जा सकता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को? दैट इज 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 डिवाइड बाय 1 सेकंड को जब आप कन्वर्ट करते हैं तो बच्चों वो आता है 4.847 10 टू द पावर -6। जब आप इसे पूरा सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है 3.08 10 टू द पावर 16 मीटर। 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर, ये मिलता है 1 पार्सेक। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, एक दो पॉइंट को समझते हैं, उसके बाद में वापस से न्यूमेरिकल सेक्शन लेकर हम बोर्ड पर हम देखिए बच्चों, हमने स्क्रीन पे समझा कि हम किस तरह से साइज ऑफ प्लैनेट को मेजर करते हैं। तो मैं आपके सामने एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूं। यहां पे देखिएगा, मैंने अभी आपसे चर्चा की कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ 1.496 10 टू द पावर 11 मीटर होता है। 1 लाइट ईयर होता है 9.46 10 टू द पावर 15 मीटर। 1 पार्सेक 3.08 10 टू द पावर 16 मीटर, जिसे 3.26 लाइट ईयर कहा जाता है। और लाइट ईयर के बारे में बता चुका हूं कि लाइट जब लाइट जो डिस्टेंस कवर करता है 1 ईयर के अंदर, उसे लाइट ईयर कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सेंटर ऑफ द अर्थ एंड सेंटर ऑफ द सन कहलाता है। पार्सेक इज द डिस्टेंस वेयर एयू सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 सेकंड ऑफ आर्क। इसके बारे में मैंने अभी आपसे बोर्ड पे स्क्रीन पे चर्चा की, और ये बात मैंने बोर्ड पे भी समझाई थी आपको कि इस तरह से आता है बच्चों। अब एक क्वेश्चन है आपके सामने जो कि सॉलिड एंगल पर बेस्ड है, और 1.1 एग्जाम्पल है, इस पर हम बात करेंगे। फिर सेकंड एग्जाम्पल नंबर सेकंड पे हम बात करेंगे बच्चों। तो पहले हम 1.1 वाले एग्जाम्पल बात करते हैं। चलो देखते हैं और इंपॉर्टेंट कन्वर्जन फैक्टर देखते हैं। क्वेश्चन बोला गया कि व्हाट इज सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द मून एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ गिवन द डायमीटर ऑफ मून इज 3474 एंड डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज 3.84 10 टू द पावर -8 मीटर। पहले सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या था, इस पे हम बात कर लेते हैं। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या था, पुराने जगह पे हम देखते हैं, आते हैं सॉलिड एंगल का फॉर्मूला। देखिए सॉलिड एंगल क्या कहता है कि भाई आप जो भी सॉलिड एंगल निकालना चाहते हो, उस सरफेस का एरिया ले लो डिवाइड बाय r स्क्वायर कर दो, उस जगह का एरिया ले लो डिवाइड बाय जो रेडियस होती है उससे डिवाइड अप कर दीजिए। तो चलिए सॉलिड एंगल निकाल के देखते हैं। ये देखिए, हाँ, तो सबसे पहले हमें रेडियस की जरूरत पड़ रही है। तो रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, तो डायमीटर डिवाइड बाय 2, तो डायमीटर कितना दे रखा है 3474 किलोमीटर। आप उसे डिवाइड बाय 2 करते तो 1737 किलोमीटर आता है। अब एरिया बोला गया, एरिया डिवाइड बाय डिस्टेंस, एरिया डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो एरिया कैसे निकालेंगे भाई, एरिया कैसे निकालेंगे? तो मून जो आपको दिख रहा होता है, फ्रंट से देखें, जैसे कि तरबूज को आप देखें से उठा के, फ्रंट देखेंगे तरबूज का, तो आपका मैक्सिमम नजर क्या आएगा? मैक्सिमम नजर आएगा सर्कुलर पार्ट, डायमीटर वाला पार्ट नजर आएगा। अभी तरबूज है मान लो आप देख रहे हैं, या मान लो एक बॉल है, फुटबॉल है, तो फुटबॉल का जब आप फ्रंट से देखते हो तो उसको बैक साइड का पोर्शन नहीं दिखता है। भाई फुटबॉल का आप फ्रंट से देख रहे हैं, फ्रंट से देख रहे हैं तो बैक साइड का पोर्शन नहीं दिखता फुटबॉल में। तो दिखता क्या है? मैक्सिमम डायमीटर दिखता है। डायमीटर इधर से प्रोजेक्शन ले, प्रोजेक्शन, तो क्या नजर आएगा? वो सर्कल नजर आएगा। तो सर्कल का एरिया कितना होता है? तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो आर क्या दे रखा है? आर क्या दे रखा है? तो आर दे रखा है रेडियस, जो कि हम निकाल चुके हैं 1737 किलोमीटर, इसका स्क्वायर। और डिस्टेंस की बात करते हैं मून और अर्थ का। ये देखो, ये रहा मून और ये रहा अर्थ, ये रहा मून, ये रहा अर्थ, यहां से यहां तक का डिस्टेंस वो दे रखा है आपको। वो दे रखा है 3.84 10 टू द पावर -8। जब आप इसको स्क्वायर करके डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है 2.045 10 टू द पावर -5। एसआर मतलब स्टेड रेडियन, एसआर मतलब स्टेड रेडियन। तो एसआर क्या होता है, तो मैं याद दिला देता हूं आप लोगों को एसआर क्या होता है। देखो इससे पहले मैं बता चुका था, एसआर इज द नथिंग बट यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। ये देखिए यहां पर, इट इज मेजर्ड इन स्टेरेडियन, स्टेरेडियन में मेजर किया जाता है इसे एसआर।
तो पहला क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन ये एग्जाम्पल में भी काफी यूज होता है, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन फैक्टर्स हैं, मैं पहले लेक्चर में भी बात कर चुका था, लेकिन फिर भी मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा, बोर्ड पे बताना चाहूंगा, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, फिर हम बोर्ड पे चलते हैं। अ स्टार 5.5 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ, हाउ मच पैरेलैक्स इन आरसेक विल सबस्टेंड व्हेन व्यू इन द टू अपोजिट पॉइंट अलोंग द ऑर्बिट ऑफ अर्थ। मतलब ये कितना, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको, 5.5 लाइट ईयर दे रखा है। हाउ मच पैरेलैक्स इन आरसेक विल बी सबस्टेंड व्हेन द व्यू फ्रॉम द टू अपोजिट पॉइंट। देखो हम ये बात जानते हैं कि सन ये रहा, अर्थ ये रहा, तो एयू होता है, एयू मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। 1 पार्सेक तब आता है जब 1 डिग्री एंगल बनता है। कितना एंगल बनता है, 1 डिग्री एंगल बनता है। अभी हमारे पास देखो 2 अपोजिट पॉइंट ए एंड बी अलोंग द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ 2 AU अपार्ट, तो दोनों के दोनों कितने अपार्ट है, तो आप देख सकते हैं यहां पर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है, 2 AU पर है। भाई सिंगल AU सबस्टेंड करता था अगर मान लो 1 सेकंड एंगल, तो बात अलग थी। अब यहां से यहां तक की बात करें स्टार की, यहां से यहां तक की बात करें डिस्टेंस की, तो एंगल देखो कितना निकलेगा आपके सामने, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, है ना। तो एंगल सबस्टेंडेड बाय AB एट द पोजीशन इज इक्वल टू, तो एंगल कैसे निकलेगा, ये देखिए यहां से यहां तक आर्क लेंथ, ये रहा रेडियस और बनने वाला टोटल एंगल। तो आर्क लेंथ है 2U, AB रेडियस AB। अब देखिए यहां पर एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ, आर्क अपॉन रेडियस, तो ये 5.5 ईयर दे रखा है। कौन सा 5.5 ईयर दे रखा है, ये 5.5 ईयर दे रखा है, ये 5.5 ईयर दे रखा है, और ये आपको दे रखा है 2U। तो ये हो गया 5.5, ये हो गया 2U, तो थीटा निकल जाता है। देखो ध्यान से, हाँ, सो 2 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अभी बताई मैंने 1.496 10 टू पावर 11 होती है। लाइट ईयर के बारे में बताया 9.46 10 टू पावर -6 होता है। सॉल्व करने पर आपको एंगल जो मिलता है वो मिलता है 5.57 10 टू पावर 10 रेडियन आपको मिलता है। अब रेडियन को आप आरसेक में चेंज करना चाहते हैं, तो रेडियन को सबसे पहले आप चेंज करेंगे किसमें, डिग्री में। डिग्री को चेंज करेंगे आप किसमें, डिग्री को चेंज करेंगे आप किसमें, सेकंड में। देखो मैं बता देता हूं कैसे। भाई 1 रेडियन इतने डिग्री होता है, इतना डिग्री, देखो 1 रेडियन आपके पास में इतने डिग्री होता है। हमें जो मिला वो आंसर किसमें मिला, ये चेक करो, हमें मिला रेडियन के अंदर, है ना, रेडियन। अब रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन देखो कैसे होगा, देखो यहां पर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट किया, डिग्री से 1 डिग्री से मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो, मिनट से आप चाहें तो सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए ये बात हम बोर्ड पे भी समझ लेते हैं कि कैसे निकाली जाएगी। हमारे पास में ये आंसर तो आ ही रहा आपके पास में रेडियन के अंदर, 10 टू पावर -6 5.75 10 टू पावर -6 रेडियन। रेडियन को चेंज किया डिग्री में, डिग्री को चेंज किया मिनट में, मिनट को चेंज किया सेकंड के अंदर, सेकंड को चेंज किया तो आंसर 1.18 आर्क सेकंड निकल कर आता है। फिर भी मैं चाहूंगा कि एक बार मैं आपके सामने बोर्ड पे फिर चर्चा कर देता हूं ताकि आपको और बातें समझ में आ जाए। देखिए बच्चों, हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि स्टार है वो सन के आसपास अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, सन के आसपास अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, बराबर है। वो सन से स्टार जो है अर्थ से 5.5 लाइट ईयर डिस्टेंस पर अवेलेबल है। तो आपसे पूछा गया कि बताओ ये टोटल एंगल कितना सबस्टेंड करेगा, कितना एंगल सबस्टेंड करेगा, यह पूछा गया है। अब अच्छा, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। एंगल कितना है, थीटा, आर्क कितना है, ये मान लेता हूं ए है, ये मान लेता हूं बी है, ये ए से बी, तो देखो ए बी, पॉइंट पी मान लेता हूं, पी से बी, रेडियस पी बी। अच्छा, ए से बी कितना आएगा, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो कितना हो गया 1 1 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया, 1 1 कितना हो गया 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया। अच्छा, कितना डिस्टेंस है 5.5 लाइट ईयर है, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है 1.496 10 टू पावर 11 मीटर होता है, 1 लाइट ईयर होता है 9.46 10 टू पावर -6। जब आप यहां पे रखते हैं इस वैल्यूज को और सॉल्व करते हैं तो 5.75 10 टू पावर -6 रेडियन आता है, 5.75 10 टू पावर -6 रेडियन आता है। बच्चों रेडियन का डिग्री में कन्वर्जन होता है
1 रेडियन इक्वल टू 57.297 डिग्री, 1 रेडियन इक्वल टू 57.297 डिग्री, 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड, 1 डिग्री ये सिंबल कहलाता है डिग्री, ये कहलाता है मिनट 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड। तो पहले मुझे रेडियन के प्लेस पे क्या लिखा, डिग्री लिखा, अब डिग्री के प्लेस पे क्या लिखा, मिनट लिखा, मिनट के प्लेस पे क्या लिखा, सेकंड लिखा। अब सेकंड लिख के जब सॉल्व किया तो 1.186 आपके पास में आर्क सेकंड निकल कर आता है, 1.186 आर्क सेकंड निकल कर आता है। अब बहुत सारे बच्चे पता है यहां पर क्या सोचते हैं, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कन्वर्जन फैक्टर आए कहां से, कैसे किए। तो मैं आपको थोड़ा याद दिला देता हूं कन्वर्जन फैक्टर के बारे में, उधर का पोर्शन आप कॉपी कर लेना, बाकी मैं याद दिलाता हूं किस तरह से किया जाता है, थोड़ा समझिए बच्चों। मान लो यहां से यहां आप गए ए से बी, सेंटर पे कितना एंगल बनता है सर, 90 डिग्री एंगल बनता है। मान लो आप ए से बी गए, बी से आप सी गए, सेंटर पे बताओ टोटल एंगल कितना बनता है। सर बोले 180 डिग्री एंगल बनता है। ए से बी गए, बी से सी गए और सी से डी गए, बोलो सेंटर पे टोटल एंगल कितना बनता है, तो 270 डिग्री एंगल बनता है। और टोटल एंगल की हम बात करें, मान लो ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए और डी से आए, ए से बी से सी से डी और डी से ए, टोटल एंगल बताओ कितना बनता है, 360 डिग्री बनता है। बच्चों 180 डिग्री होता है पाई रेडियन, 180 डिग्री होता है पाई रेडियन, तो 180 डिग्री पाई रेडियन। तो मैं चाहता हूं 1 रेडियन कितना निकल जाए, 180 अपॉन पाई डिग्री, 180 अपॉन पाई डिग्री बोला जा सकता है। तो 1 रेडियन कितना आ गया, 180 अपॉन 22/7 इंटू डिग्री बोल सकते हैं इसे, 180 इंटू 7/22, सो आ जाता है 90/11 इंटू 7 डिग्री, 630 अपॉन 11 डिग्री। और जब 630 अपॉन 11 को सॉल्व करते हैं तो 57.297 आता है। कितना आता है, 57.297 आता है। अच्छा, आप किसी ने सोचा कि सर इसका उल्टा कर देते तो भी निकल जाएगा क्या सर, जैसे 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री आया, सर बोले वैसे क्या कर सकते हैं, 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन भी निकाला जा सकता है, पाई अपॉन 180 रेडियन भी निकाला जा सकता है। तो ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू भी निकाली जा सकती है। अब नोटिस करना है स्टूडेंट, 1 डिग्री होता है 60 मिनट, 1 मिनट कितना होता है 60 सेकेंड, ये निकाला जा सकता है। तो चलो मैं स्क्रीन पे चलता हूं, आपको मैं वैल्यूज पे कन्वर्जन बता भी देता हूं, और बताने के साथ साथ मैं आप लोगों से कहूंगा कि कन्वर्जन फैक्टर ज्यादा से ज्यादा यूज करते रहें, ऐसा नहीं कि रट्टा मारे, यूज करें, जरूरत पड़े तो यूज करते जाएं, अपने आप याद हो जाते हैं, ठीक है ना। दूसरी एक और बात कहूंगा कि मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी आप लोगों से चर्चा करूंगा। कैसे, देखिए बच्चों, हमने कन्वर्जन फैक्टर के बारे में बात की, मैंने कहा कि 2 पाई रेडियन कितना होता है, 360 डिग्री होता है, 1 पाई रेडियन होता है 180 डिग्री होता है, 1 रेडियन कितना होता है, तो 180 अपॉन पाई 57.39297 होता है। 1 डिग्री कितना हो जाएगा, 1.745 10 to the power -2 रेडियन, 1 डिग्री 60 मिनट, तो 1 मिनट से डायरेक्ट आपको रेडियन में कन्वर्ट करना तो 2.991 10 to the power -4 रेडियन लेंगे, और 1 मिनट से वो 60 सेकंड कन्वर्ट करेंगे, तो 1 सेकंड कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, 4.847 10 to the power -6 रेडियन कन्वर्ट किया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन मैं आपके सामने अभी बोर्ड पे बता चुका हूं, और इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं बच्चों, है ना, ठीक है ना, ये डिस्कशन हो चुका हम लोगों का पहले भी। आइए अब यहां पर बात करते हैं। द मून इज एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस मच फ्रॉम द अर्थ, इट इज व्यू फ्रॉम द 2 diametrically opposite point on the earth, the angle subtended by at the moon is 1 degree 54 minute, what is the diameter of earth। तो सीधी बात है, इस बार क्या दे रखा है आपको, सीधी बात आपको ये देखो क्या दे रखी है, यहां पे आ जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको गिवन है, अर्थ के किसी डायमेट्रिकल ऑपोजिट पॉइंट पर देखने पर ये मून है, मून का एंगल गिवन है, ये डिस्टेंस d गिवन है, आपको b निकालना है सीधा। अब देखो एंगल जो गिवन है वो डिग्री और मिनट दोनों में गिवन है, तो हम उसे किस में कन्वर्ट कर लेंगे, हम उसे कन्वर्ट कर लेंगे या तो कंप्लीट डिग्री में या कंप्लीट मिनट में, या तो कंप्लीट डिग्री में या कंप्लीट मिनट में हम उसे कन्वर्ट कर लेंगे। देखो कैसे,
पहले हमारे पास में दे रखा है 1 डिग्री 54 मिनट, 1 डिग्री 60 मिनट, 1 डिग्री 60 मिनट, 60 मिनट प्लस 54, 60 प्लस 54 कितना होगा? बोले 114 मिनट होगा। और मिनट का रेडियन में कन्वर्जन क्या आता है? तो अभी मैंने डिस्कस किया मिनट का रेडियन में कन्वर्जन क्या होता है, चेक करो मिनट का रेडियन में कन्वर्जन क्या आता है। एक मिनट का रेडियन में कन्वर्जन 2.91 10 टू पावर -4 रेडियन है। 2.91 10 टू पावर, ये देखो यहाँ पर 2.91 10 टू पावर -4 रेडियन पर सेकंड, तो आ जाता है 3.317 10 टू पावर -2। अच्छा, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से स्मॉल बी, एंगल थीटा इक्वल टू स्मॉल बी अपॉन कैपिटल टी, तो स्मॉल बी आ जाएगा थीटा मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, थीटा मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, तो थीटा ये रहा, डिस्टेंस ये रहा, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं आंसर ये निकल कर आता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इस तरह से निकाला जा सकता है। अब देखिए मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस हमने समझ लिया, अब मेजरमेंट ऑफ मास के बारे में बात करते हैं। देखो आप जानते हो कि आप हाथी का मास मेजर करना चाहते हो, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थ के मास के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्थ का मास होता है 6 × 10 टू पावर 24 kg। क्वेश्चन आता है अर्थ को किसने मेजर किया होगा, अर्थ के मास को किसने तोला होगा, किसने मेजर किया होगा। अब आप इलेक्ट्रॉन के मास की बात करते हैं, इतना सा पार्टिकल होता है, दिखता भी नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन का मास मेजर कैसे होता है? मतलब मेजरमेंट ऑफ मास में भी 3 तरीके आते हैं या 3 बातें आती है, बहुत बड़ा मास, बहुत बड़ा मास, बहुत छोटा मास, या तो बहुत बड़ा मास या बहुत छोटा मास या मॉडरेट मास। तो यहां तक अभी तक क्या था, पुराने समय में लगभग हम बात कर रहे हैं, क्या देखिएगा 1889 में किलोग्राम को क्या डिफाइन किया गया था कि ये एक ऐसा पीस था सिलेंड्रिकल प्लेटिनम इरिडियम मेटल का बना हुआ, जो कि ग्लास के इसके अंदर रखा गया था, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर वहां पर इसे रखा गया था और इसी को 1 kg मास कहा जाता था। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत थी कि ये जो था लंबे समय में डर्ट को अट्रैक्ट कर रहा था, धूल इस पे जमती जा रही थी, इसका मास बदलता हुआ महसूस हो रहा था, इस कारण से ये डेफिनेशन रिलायबल नहीं मानी गई। बाद में मॉडिफिकेशन किया गया 20 मई 2019 के आसपास में, और किलोग्राम की डेफिनेशन को एक बहुत ही नए तरीके से डिफाइन किया गया, जिसे हम इलेक्ट्रिक करंट यूज करके डिफाइन करते हैं। देखो आपने 10th क्लास में ये बात पढ़ी है, 10th क्लास में आप सभी स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट ने बात पढ़ी है कि जब भी किसी वायर से करंट पास किया जाता है तो उसके आसपास कौन सा फील्ड डेवलप होता है। तो जब भी किसी वायर से करंट पास किया जाता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। कौन सा फील्ड डेवलप होता है? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। जब भी किसी वायर से करंट पास किया जाता है तो उसके आसपास कौन सा फील्ड डेवलप होता है? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। जानते हैं आप लोग, मतलब हम वायर से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर सकते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं। करंट पास करो मैग्नेट बन जाएगा, करंट पास करो मैग्नेट बन जाएगा। अच्छा, मैग्नेट जानते हैं क्या करता है? बोले सर मैग्नेट आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट क्या करता है? आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करता है। कई जगह पे तो क्रेन लगी होती है, लिफ्टिंग के लिए काम करती है, वो आयरन मटेरियल पार्टिकल्स को लिफ्ट करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है क्रेन के अंदर, कई जगह पे क्रेन में इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है। क्रेन को इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट किया जाता है, उस पोर्शन को वो मेटल के बने ऑब्जेक्ट को सेपरेट करने के लिए काम करती है। अब यही डेफिनेशन यूज ऐसे की जाती है, यही तरीका ऐसा यूज किया जाता है कि किलोग्राम हम पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे, करंट पास करेंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेट से हम लिफ्ट करवाएंगे आयरन का पार्टिकल, आयरन का बना हुआ कोई ऑब्जेक्ट। तो किलोग्राम को ऐसे डिफाइन किया गया इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, हमें क्या बनाना है? इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, तो क्या पास करना पड़ेगा? करंट। करंट पास करेंगे मैग्नेट बनेगा, तो हम क्या पास करेंगे? तो हम ये कहेंगे द किलोग्राम mass can be described in terms of the amount of current which has to be passed through electromagnet so that it can pull down the side of extremely sensitive balance to balance the other side of the hold 1 standard kg mass। मतलब भैया करंट पास किया, इलेक्ट्रोमैग्नेट बना, फील्ड आई, फील्ड ने लिफ्टिंग की, पुल किया, खींचा, सेंसिटिव बैलेंस से खींचा, 1 kg ऑब्जेक्ट, 1 kg ऑब्जेक्ट हम लोग बता सकते हैं इसे। अब एटम का मास, न्यूक्लियाई का मास, स्मॉल ऑब्जेक्ट का मास बताना हो तो 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम, जिसे एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। केमिस्ट्री में आप लोग बात पढ़ भी चुके होंगे या पढ़ने वाले होंगे, दोनों बातें हैं बच्चों। तो यह होता है 1/12 पार्ट ऑफ अनएक्साइटेड एटम ऑफ कार्बन 12, 1 एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। 1 एटॉमिक मास यूनिट आता है 1.6605402 10 to the power -27, और यहां पर लास्ट के 2 डेसिमल प्लेसेस पर अनसर्टेनिटी है। ना क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन ये आता है कि भाई आपने ये यूज किया, क्या यूज किया? कार्बन 12 यूज किया, तो कार्बन 12 ही क्यों यूज किया? क्या कारण है कार्बन 12 यूज करने के पीछे? क्या कारण है कि वाई कार्बन 12 ही हमें यूज किया गया? तो उसका कारण है सबसे ज्यादा पाया जाता है आइसोटोप्स हैं। अब मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप्स का कार्बन स्टेबल 1 होता है,
98% आइसोटोप जो अवेलेबल है कार्बन C12 के अवेलेबल है। और इससे पहले क्या यूज करते थे, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यूज किया जाता था। पर वहां दिक्कत ये थी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ में, देयर वाज वन इशू विद ऑक्सीजन हाइड्रोजन के मेजॉरिटी आइसोटोप एग्जिस्ट नहीं करते थे। जैसे कि यहां पर कार्बन 12 98% आइसोटोप पाया जाता है C12 का, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के केस में बात एप्लीकेबल नहीं थी। अब देखिए ये समझने के बाद में आप और हम मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में बात कर लेते हैं कि टाइम कैसे मेजर किया जाता है। टाइम को सिंपल सा मेजर करने का तरीका हम बोलते हैं एक दिन हो गया, 1 डे हो गया, तो पहले इसे 1 डे ना बोलते हुए मीन सोलर डे कहा जाता है। मतलब एक नून से दूसरे नून तक का जो टाइम होता है, नेक्स्ट नून, 1 नून से नेक्स्ट नून तक का टाइम, उसे एवरेज सोलर डे कहा जाता है। एवरेज सोलर डे में आप जानते हैं एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 60 मिनट 60 सेकंड होते हैं, तो 86400 सेकंड होता है। तो 1 सेकंड क्या होता है, 1 सेकंड होता है कि 1/86400 पार्ट ऑफ द मीन सोलर डे। किसी भी एक दिन का 1/1 टाइम 1/86400 पार्ट इज कॉल्ड 1 सेकंड ऑफ मीन सोलर डे। अब सोलर डे के साथ प्रॉब्लम क्या हुई कि भाई इसको आज यूज क्यों प्रेफर नहीं करते हम, कारण क्या कि सोलर डे में वेरिएशन आ रहे हैं रेगुलरली, क्योंकि अर्थ का जो घूमना है वो धीरे धीरे स्लो होता जा रहा है, स्लो होता जा रहा है, इसलिए रिलायबल डेफिनेशन नहीं है। तो भाई पहले फास्ट घूम रही है, अब थोड़े समय के बाद स्लो हो गई है, फिर और स्लो हो गई है, तो ये डेफिनेशंस वैलिड नहीं हो पाएगी। इसके प्लेस पे सीजियम एटॉमिक क्लॉक यूज किया जाता है। सीजियम एटॉमिक क्लॉक के अंदर सेकंड वो टाइम होता है कि जब ट्रांजिशन टू हाइपरफाइन लाइन के बीच में ट्रांजिशन जब होता है सीजियम एटम के अंदर, तो कितने वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं, 9, 192, 631, 770 वाइब्रेशंस। ड्यूरिंग द ट्रांजिशन बिटवीन द टू हाइपरफाइन स्टेट ऑफ सीजियम 133 एटम। देखो ये बात आपको ये समझना होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम केमिस्ट्री में जब चैप्टर पढ़ोगे और फिजिक्स में एटॉमिक फिजिक्स जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि जब भी कोई एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जा सकते हैं। वैसे ही एक्साइटेड स्टेट से जब लोअर स्टेट में आते हैं, एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आते हैं तो एनर्जी इमिट करते हैं। जब एनर्जी इमिट करते हैं तो एनर्जी से रिस्पेक्ट करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो फ्रीक्वेंसी 9, 192, 631, 770 टाइम्स वाइब्रेशन अगर हो तो हम इसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे 1 सेकंड। उतने बार वाइब्रेशन जब हो चुके होंगे। अब देखिए प्रैक्टिकल यूनिट की बात हम करते हैं। ईयर में बता चुका हूं, 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ, अराउंड द सन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे कहते हैं 1 ल्यूनर मंथ। मून जब अर्थ का टाइम अर्थ के आसपास रिवॉल्व होता है उस टाइम को ल्यूनर मंथ कहा जाता है, जैसे 27.3 डेज कहा जाता है। सोलर डे तो मैंने अभी बताया कि अर्थ जब 1 नून से 2 नून तक के लिए जो टाइम लगता है उसे हम सोलर डे कहते हैं। जिससे ऐसा भी कहा जाता है कि अर्थ अपनी एक्सेस पर जब रिवॉल्व होती है, एक चक्कर कंप्लीट करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे सोलर डे क्या कहलाता है, सोलर डे क्या कहलाता है, टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट एक्सेस विद रिस्पेक्ट टू सन। सन के रिस्पेक्ट में जब अपनी एक्सेस पे लाइट जब डिस्टेंस लाइट नहीं अर्थ जब रोटेशन कंप्लीट करता है तो उसे सोलर डे कहा जाता है। 1 सोलर डे होता है आपके पास में 365.25 एवरेज सोलर डेज। सेड्रियल डेज क्या कहलाता है, तो 1 सोलर डे होता है 366.25 सेड्रियल डेज। सेड्रियल डेज का मतलब टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट एक्सेस विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस स्टार। किसी डिस्टेंस स्टार के रिस्पेक्ट में जब अर्थ अपने एक्सेस पर रोटेशन कंप्लीट करता है तो इसे सेड्रियल डे कहा जाता है। ये कन्वर्जन फैक्टर है, पूछे जाते हैं कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। 1 सोलर डे, 1 सोलर ईयर 366.25 सेड्रियल डे, और सेड्रियल डे को कन्वर्ट करते हैं तो 365.25 एवरेज सोलर डे में कन्वर्ट होता है। देखिए आप घबराइए मत, कई बार ऐसा लगता है आपको इतनी सारी चीजें याद करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, बस मैं आपकी जानकारी में डाल रहा हूँ, नॉलेज में डाल रहा हूँ कि ये चीजें होती है। कभी जरूरत हो तो आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। कभी यूज हो, आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि टर्म होती है 1 शेक। तो इट इज एन एब्सोल्यूट, ये भी एक यूनिट होती है, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम होती है। 1 शेक होता है 10⁻⁻8 सेकंड। क्या होता है बेटा, 10⁻⁻8 सेकंड। तो इसके बारे में अब मैं बात कर चुका हूं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों से मुलाकात करूंगा इस बारे में बात करते हुए कि डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है, ये प्रोसेस क्या होती है। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।